नमस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां पर हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। ना सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन कोई भी बेसिक टर्म रिलेटेड भी डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हैं। पूछने का जरिया बता देता हूं, बहुत आसान है। आपके स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड फ्लैश हो रहा होगा। उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करिए, जिसके जरिए आप व्हाट्सएप पर हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारे साथ गेस्ट अभी लक्ष्मीकांत और कुणाल जी शामिल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हमारे पहले दर्शक को ले लेते हैं। तो हमारे साथ एट प्रेजेंट कोई दर्शक अभी ठीक है, संजय जी हमारे साथ शामिल है देहरादून से। संजय जी नमस्कार, बताइए क्या हाँ है जी, आपका सवाल। नमस्कार जी, नमस्कार सर। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का जी 300 शेयर ले रहा हूँ। ठीक है, 265 का। बैंक ऑफ और बड़ौदा लिया है, ठीक है। हाँ, 265 और 289 का लिया हुआ है। 400 शेयर है मेरे पास। जी, तो उसको क्या करना चाहिए? और आप थोड़े लंबे समय के लिए देख रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, आपका नजरिया। साल भर का है सर। इसमें क्या एकोमुलेट और कर सकते हैं या अभी निकाल के दूसरे में किसी और ऑप्शन में जाओ? जी बिल्कुल। कुणाल जी आपके पास आना चाहूँगा। बैंक ऑफ बड़ौदा पर इनकी खरीदारी है, 300 शेयर है 265 के भाव से। वहाँ से देखें तो करीबन 4-5% नीचे तो है शेयर, लेकिन बहुत ही रिसेंटली अगस्त के आई थिंक 5 अगस्त से हमें काफ़ी एक अच्छा लो बन के वहाँ से अच्छी एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी नज़र आई है। तो यहाँ से शेयर और भी ऊपर की तरफ जा सकता है। इनकी जो खरीदारी है वहाँ तक पहुँच सकता है, उसके ऊपर जा सकता है। यहाँ पे क्या राय बनती हुई नजर आ रही है? ये ओपन है दूसरे ऑप्शंस के लिए भी। अगर इसे निकाल के कई और अगर अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, तो वहां पर भी दे सकते हैं अपनी रिकमेंडेशन। वेल मेरा जो रिकमेंडेशन है वो इसी स्टॉक में बने रहने का है। 253 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड ब्रेकआउट भी स्टॉक ने दिया हुआ है। लाइकली चांसेस है ये स्टॉक 260 और 260 जैसे ही क्रॉस करेगा ऊपरी लेवल पे 290 तक के भी लेवल दिखा सकता है। now मैं आपको यहाँ पे कहूंगा कि अगर आपके कॉस्टिंग के नीचे अगर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो आप रिसेंट लेवल पे यहाँ पे एवरेज करके भी चल सकते हैं। जिस हिसाब से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया हुआ है यहाँ से एक अच्छी खासी मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एवरेज करके चलिए। पहला लेवल 260 का, जैसे मैंने आपको बताया, 260 जैसे ही ब्रेक होगा 290 तक के भी लेवल ये स्टॉक आपको दिखाएगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे ये है राय। बढ़ते हैं आगे, राज सिंह गढ़वाल साहब को जोड़ते हैं। राज सिंह नमस्कार, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। मेरा सर आधार हाउसिंग फाइनेंस पे है सर। जी जी, किस भाव पे खरीदा है आपने? मैंने 385 के आसपास खरीदा है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए, आपके भाव से तो ऊपर है, कितना समय और दे सकते हैं? समय पर तो है, शॉर्ट टाइम है, 5-6 महीने तक। ठीक है। लक्ष्मीकांत जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। आधार हाउसिंग 385 इन्होंने बताया कि 385 के आसपास इन्होंने खरीदारी की है। 385 है। जी जी, लक्ष्मीकांत जी बताइए क्या राय होगी आधार हाउसिंग में। हम हालांकि देख रहे हैं कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से तो इसमें दबाव है, शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है। जी हाँ, जैसा कि चार्ट देख के लग रहा है दबाव तो दिखाई दे रहा है और ट्रेंड भी थोड़ा डाउनवर्ड की तरफ है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी इसमें करेक्टिव मूव बना रहेगा और निचले स्तर पर 375 से लेकर 380 जोन के आसपास एक सपोर्ट नजर आ रहा है। सो जब तक ये स्टॉक इसको पकड़ के रखता है तब तक ये पोजीशन होल्ड करके रख सकते हैं और आने वाले समय में अगर एक बार ये स्टॉक 410 के लेवल को क्रॉस करता है तब हमें अपर लेवल की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो वहां से फिर हमें 445 से लेकर 465 के जोन तक के लेवल दिखाई दे रहे हैं। सो 380 का 375 का स्टॉप लॉस लेकर इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी। ये है एम लेवल्स लक्ष्मीकांत जी के तरफ से। इसी के साथ हम कुछ और सवाल ले लेते हैं। व्हाट्सएप पर हमें कई सवाल आ रहे हैं, वहां से कमल जी का सवाल है वेदांता पर। लक्ष्मीकांत जी आपके पास ये आना चाहूँगा। इसके लिए कुछ 572 शेयर होल्ड कर रहे हैं ये 326 के भाव से। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा मुनाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ 35% ऑलरेडी बढ़ चुका है जहाँ से खरीदारी की है। रिसेंट हाई से देखें तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नीचे सरकता हुआ तो ज़रूर नज़र आ रहा है।
तो क्या यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बांध लेना चाहिए, और क्या राय बनती हुई नजर आ रही है? यहाँ से वापस थोड़ा ऊपर की तरफ मुड़ता हुआ नजर आएगा, या धीरे धीरे ऐसे ही नीचे सरकता हुआ दिख रहा है? जी, अभी 2 दिनों पहले इस स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था विद द फॉर्मेशन ऑफ बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न, और यहाँ पर एक 50 डीएमए नजर आ रहा है जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस बता रहा है 450 के आसपास। तो मुझे लगता है कि इसमें अपर साइड के लेवल पर एक अच्छा खासा मूव दिखाई दे सकता है आने वाले समय में, जैसे ये स्टॉक 450 के लेवल को क्रॉस करेगा, और वहां से फिर हमें स्टॉक जो इसके जो अपर लेवल है वो 480 तक के दिखाई दे रहे हैं। तो वहां पर फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है, और प्लस ये स्टॉक 50 डीएमए के लेवल को भी रिक्लेम करेगा। सो ओवरऑल इसमें ट्रैक्शन बना रहेगा। सो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, जो कि हमें दिखाई दे रहा है 429 के आसपास। तो ये है वेदांता पर एक विस्तृत नजरिया। अगले कॉलर को जोड़ते हैं, विपुल वेद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। विपुल, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। अरे बताएं, कैसे मदद की जाए आपकी? किस स्टॉक्स में आपने खरीदारी की हुई है? मैंने एक्चुअली आई परचेज द शेयर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक एंड द आईडीएफसी बैंक। ठीक है, भाव तो बताइए कि किस रेट पे आपने लिया है? ये अभी 4 महीना हुआ, 4 या 5 महीना हुआ मैंने परचेज ठीक है, किया। ठीक है, ठीक है। तो एक बार मैं दोहरा देता हूँ, पीएनबी आपने 90 रुपए पे खरीदा है, यस सर, यस सर, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 91 रुपए पे। बरोबर है। ठीक है, तो एक में तो आपको फायदा हो रहा है, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपके भाव से नीचे है। चलिए, दोनों पर राय देने की कोशिश करते हैं। कुणाल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। पीएनबी में हमने कल भी देखा था, अच्छा मोमेंटम नजर आया था। 90 रुपए की इनकी खरीद है, तो फिलहाल पीएनबी में तो बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक व्यू दीजिए, मुनाफा अच्छा है। चिंता जो है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर है, क्योंकि ऊपरी स्तरों की खरीदारी है। 91 पर इन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को खरीदा है। तो ये भाव के लिए कितना और इंतजार करना होगा, या इस भाव के ऊपर जाने के लिए कितना और वेट करना होगा, और इसके साथ ही पीएनबी पे? लेकिन सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे राय दीजिए। वेल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो 72 के अराउंड है, मैं कहूंगा कि एक बार आपको यहाँ पे एवरेज करके चलना चाहिए। स्टॉक ने तकरीबन एक बॉटम यहाँ पे 70 के अराउंड बनाया है। पहले भी 70 का सपोर्ट लेके स्टॉक ने अच्छी खासी मोमेंटम दिखाई थी, तो सेम रेप्लिकेट मोमेंटम वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द काउंटर। सो आप 70 का एक एसएल मेंटेन करके चलिए, एवरेज कीजिए। ऊपरी लेवल की बात करते हैं तो 77, और 77 जैसे ही क्रॉस होता है 84 तक के टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे ही आपकी कॉस्टिंग बाइंग कॉस्टिंग नीचे आ जाएगी, आप ये स्टॉक में से एग्जिट कर सकते हो। पीएनबी की बात कर लेते हैं, तो पीएनबी फिलहाल यहाँ पे जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है, मुझे यहाँ से और भी अच्छी खासी मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल रही है। मैं कहूंगा कि आप 110 का एसएल मेंटेन करके चलिए। इस बार जो आपने 90 के अराउंड की खरीदारी की है, उसके बाद स्टॉक ने 140 का भी हाई बनाया है। मैं इस बार कहूंगा आप 110 का एसएल मेंटेन करके चलिए। ऊपरी लेवल पे 120 जैसे ही क्रॉस होगा 130 तक के भी लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक और अलग से स्टॉक ऐड करने की सलाह दूंगा लॉन्ग टर्म के लिए ही। यहाँ पे आप यस बैंक भी ऐड करके चल सकते हैं, जो अभी फिलहाल 24 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे आने वाले दिनों में यस बैंक में भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो यह है एम लेवल्स और स्टॉक पर राय कुणाल जी की तरफ से। इसी के साथ हमें अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ रिंकू जी शामिल है। रिंकू जी नमस्कार, बताइए। Good morning. I'm Rinku Das Chaudhary from Kolkata. जी। I have purchased 250 BDL shares at the rate of 254. So, what to do now? How long I have to wait for this to recover my? बाइंग प्राइस आप वापस रिपीट कर देंगे, क्या है? 14 1454. अच्छा, 1554, ओके। और आपका नजरिया क्या, आप अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं? I can wait for long term. लॉन्ग टर्म, ठीक है। कुणाल जी, आपके पास ही आना चाहूँगा। भारत डायनामिक्स पर खरीदारी है, 250 शेयर खरीदे हैं 1460 के भाव से करीबन, वहाँ से ही यहाँ से देखें तो 10% ऑलरेडी शेयर नीचे लुढ़क चुका है। अगर हम जुलाई हाई से देखें तो वहाँ से भी काफ़ी स्ट्रांगली नीचे आ चुका है, कुछ 25% तक। तो ये काफ़ी स्पीड में नीचे तक आ रहा है, लेकिन पिछले 6-7 सेशन से थोड़ा साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से क्या एक रिकवरी एक्सपेक्ट की जा सकती है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, क्योंकि शेयर ऑलरेडी काफ़ी गिरता हुआ नजर आ रहा है। कल मैं यहाँ पे 2 राय दूंगा। सबसे पहले जो मेरा रिकमेंडेशन, मेरा सजेशन रहेगा 1200
10 का एक आप स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करके चलिए। आपको ये एसएल मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एसएल अगर ब्रेक हो जाता है, ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है, तो स्टॉक आपको नीचे में 1000 से लेके 910 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। तो सबसे पहला 1210 का कैसे भी करके क्लोजिंग बेसिस पे कैसे मेंटेन करना ही है। दूसरा, आपकी खरीदारी ऊपर के लेवल पे है, मैं आपको एक यहाँ पे सलाह दूंगा, 1360 1360 जैसे ही क्रॉस होता है, जैसे ही ये काउंटर क्लोज देता है 1360 के ऊपर, पॉसिबल है तो आप एक बार एवरेज करके चलिए 1210 के एसएल के साथ। सबसे पहला लेवल जो ये स्टॉक आपको दिखाएगा वो है 1500 का, और 1500 जैसे ही ब्रेक करेगा आपको ऊपर में 1700 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। तो ये मेरी 2 राय है ये स्टॉक में, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चल सकते हो। है तो एक विशेष रणनीति कुणाल जी की तरफ से आती हुई। राकेश कुमार का लखनऊ से सवाल है, व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। वरुण बेवरेजेस पर राय जानना चाहते हैं। 1601 रुपए की इनकी खरीदारी है, तो ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है वरुण बेवरेजेस में। हमने देखा कि एक मोमेंटम वरुण बेवरेजेस में हाल फिलहाल नजर आया था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज एक बार फिर स्टॉक में लगभग 1.25% से ज़्यादा की गिरावट है। पिछले एक महीने में ये 0.5% टूटा है। हालांकि एक तरह से जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं उनके रडार पे अक्सर ये स्टॉक रहता है, ख़ास रणनीति रहती है। 1600 के ऊपर की बाइंग है। लक्ष्मीकांत जी, क्या करना चाहिए वरुण बेवरेजेस में? देखिए, मंडे को यहाँ पर एक लॉन्ग बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि स्टॉक में हमें नजर आ रहा है। और इसके बाद यहाँ पर एक 100 डीएमए के पास यहाँ पे एक ब्रीथर नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए और एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए, जो कि हमें मिल सकता है 1550 के ऊपर। जैसे ही स्टॉक 1550 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो वहां से स्टॉक फिर 1630 से लेकर 1650 के लेवल्स भी दिखा सकता है, और उसके बाद फिर वहां से 1700 तक के भी लेवल्स नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर उनके पास पहले से स्टॉक है तो लोअर लेवल्स पे 1415 का स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहिए, और जैसे स्टॉक 1550 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो वहां पर हम कुछ और शेयर ऐड कर सकते हैं स्टॉक के, और वहां से फिर 1630 से लेकर 1650 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में। ठीक है, तो ये है राय वरुण बेवरेजेस पर, एक अहम रणनीति आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक अहम खबर आपके लिए लेकर आते हैं। अभी 15 अगस्त की बात करें तो कई एयरलाइन सस्ते टिकट का ऑफर लेकर आई, लेकिन 5 दिनों में ही हवाई टिकटों के दाम में 25% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखी जा रही है। किराए में जो बढ़ोतरी है उसकी वजह से फेस्टिवल सीजन में डिमांड बढ़ना तय बताया जा रहा है। डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ चुके हैं। समीर, बताएं, ये तो वही बात हो गई कि एक दिन जो है वो थोड़े सपने सुहाने हैं और बाकी दिन फिर मुश्किलें वही, और ख़ासतौर पे हवाई किराए जो हैं जिस तरह से आसमान छू रहे हैं वो लगातार चिंता का विषय है। कई बार इसको लेकर कंसर्न जाहिर किया गया है। क्या ट्रेंड्स बता रहे हैं? हर साल की तरह इस साल भी जैसे ही त्योहारी सीजन नजदीक आया, हवाई किरायों के दाम एकदम आसमान छूने लग गए। जो इंपॉर्टेंट और बिजी रूट है, फ्लाइट रूट, जैसे कि दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई, चेन्नई कोलकाता, ऐसे रूट पे हवाई किराए में इस बार त्योहारी सीजन में, विशेषकर दिवाली या ओणम फेस्टिवल के आसपास जो हवाई किराया है उसमें पिछले साल की तुलना में 25% से ज्यादा की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, जो साफ बता रही है कि पैसेंजर डिमांड तो है, हवाई यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन उस मुकाबले सप्लाई या फिर एयरक्राफ्ट की संख्या नहीं है। यही वजह है कि हवाई किराए में अभी से ये बढ़ोतरी का ट्रेंड नजर आ रहा है। किराए में बढ़ोतरी 20 से 25% ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट के मुताबिक जो 3 प्रमुख कारण हैं जो किराए में बढ़ोतरी के, उसमें सबसे पहला ये है कि त्योहारी सीजन में पैसेंजर की डिमांड बढ़ती है, यात्रियों की संख्या बढ़ती है, जबकि सप्लाई या फिर यूं कहें कि फ्लाइट ऑपरेशंस कम होते हैं, इससे जाहिर तौर पर किराया बढ़ता है। दूसरी बात यह है कि गो फर्स्ट एयरलाइन के जमीन पर आने के बाद में अभी स्थिति यह है कि एक और प्रमुख डोमेस्टिक लो कॉस्ट कैरियर स्पाइस जेट के फ्लाइट ऑपरेशंस काफी श्रिंक हुए हैं, काफी कम हुए हैं। अभी वो महज 20 से 25 हवाई जहाज के साथ ऑपरेट कर रही है। ऐसे में चूंकि हवाई जहाज की संख्या घटी है और स्पाइस जेट का ऑपरेशंस लगातार जो सिमट रहा है, इसके चलते भी जो सप्लाई है
वो कम हुई है और किराए में बढ़ोतरी साफ तौर पे देखने को मिल रही है। और एक और अहम वजह ये भी नजर आ रही है कि जो ट्रेंड ये बता रहा है कि लॉन्ग वीकेंड्स का या लंबी छुट्टियों का जो ट्रेंड है वो ये साफ तौर पे बता रहा है कि जो इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है वहां के लिए, और विशेषकर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां के लिए भी जो एवरेज एयर फेयर है उसमें बढ़ोतरी हुई है। अभी आप देखें तो दिवाली के पास अगर अभी आप टिकट बुकिंग करने जाए तो अगर आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ऐसे रूट पर अगर आप देखेंगे तो वहां का किराया 20,000 रुपए पर सीट को पार कर गया है। और आपके पास जो ऑप्शंस है, जो फ्लाइट बुकिंग के ऑप्शंस है वो बहुत लिमिटेड है। यही वजह है कि एयरलाइंस भी इस चीज का खुलकर फायदा उठाती हैं। लेकिन इस मामले में एविएशन मंत्रालय अब हरकत में आ रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि हवाई किराए को लेकर के एविएशन मंत्रालय कुछ कदम उठा सकता है, लेकिन वो उसको रेगुलेट अभी भी नहीं करने पर सहमत है कि वो उसको रेगुलेट नहीं करेगा, मार्केट फोर्सेस ड्राइव करेंगे, लेकिन कुछ राहत देने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाने पर विचार कर रहा है। करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। लेकिन आमतौर पे जब इस तरह की डिमांड बढ़ती है तो वो एविएशन सेक्टर के लिए पॉजिटिव मानी जाती है, सकारात्मक मानी जाती है। और आप देखिए कि आज इंडिगो का जो शेयर है वो 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी इस वक्त नज़र आ रही है। और कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। किराए की मार आमतौर पे कंज्यूमर के लिए तो चैलेंज होती है, उसको मुश्किल में लाती है, लेकिन बढ़ता किराया, बढ़ती डिमांड एविएशन सेक्टर के लिए कहीं ना कहीं एक बेहतर संकेत बन जाता है। फेस्टिव सीज़न, लॉन्ग वीकेंड और इन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि इंडिगो का शेयर 1.5% ऊपर। बताइए क्या रणनीति होनी चाहिए फिलहाल? वेल, रणनीति की बात करें तो फिलहाल मेरा जो नजरिया है पर्टिकुलर स्टॉक को लेके टोटली साइडवेज का है। 4295 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप फिलहाल थोड़ा सा इससे दूरी बनाए रखिए, क्योंकि ऊपरी लेवल पे देखने जाए तो 4350 के अराउंड का रेजिस्टेंस ये स्टॉक में आ रहा है। अगर ये लेवल स्टॉक ब्रेक करता है तो ही मैं कहूंगा कि अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है 4530, और 4530 जैसे ही ब्रेक होगा 4600 तक की भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। सो खरीदारी करने की राय तो रहेगी, लेकिन कंडीशनल रहेगी। 4200, 4350 के ऊपर ही हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे, उससे पहले नहीं। तो ये है राय। 4350 के स्तर का ध्यान रखिए। उन लेवल्स के बाद मोमेंटम बनता है तो खरीदारी की राय यहाँ पर कुणाल जी की राय में। बहरहाल यहाँ रुकेंगे। झारखंड से अंजिता जी हमारे साथ शामिल है। अंजिता जी नमस्कार, बताइए। हाँ नमस्कार सर। सर हमारे पास भेल है 85 शेयर 319 का रेट से, और एक और है सर IOC 70 शेयर है 169 का रेट। पहला स्टॉक आपने भेल बोला, ये BEL है? BEL, ठीक है ठीक है। पहला स्टॉक आपका BEL है, ठीक है। इसका भाव आपने बताया 320 के आसपास। हाँ 319 सर जी। और दूसरा स्टॉक IOC, ठीक है। 70 शेयर है सर, ठीक है। और ये IOC का भाव क्या है? 169। ठीक है। कुणाल जी आपके पास आना चाहूँगा। सबसे पहले तो IRB इंफ्रा पर इनकी खरीदारी है, IRB इंफ्रा सॉरी BEL पे इनकी खरीदारी है 320 के आसपास की। वहाँ से देखें तो स्टॉक थोड़ा नीचे फिसलता हुआ नज़र आया है। IOC अगर हमारे सिस्टम में है तो ये भी दिखा देते हैं, ये स्टॉक भी करंट लेवल के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन दोनों स्टॉक्स पर क्या राय बन रही है? सबसे पहले BEL की बात कर लेते हैं। एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट स्टॉक में है 285। नो डाउट उनकी खरीदारी 320 की अराउंड की है, लेकिन सपोर्ट यहीं पे आ रहा है 285 का। आपको एक स्ट्रिक्ट SL मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और मैं कहूंगा कि अगर ये स्टॉक 310 के ऊपर है, सस्टेन होता है, 310 के ऊपर जाता है, तो आप यहाँ पे नई खरीदारी यानी कि आप एवरेज करके भी चल सकते हो। अब एक लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया स्टॉक है डिफेंस को लेके। एंड दूसरी ओर IOC की बात करूं तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। IOC 171 172 के पास ट्रेड कर रही है। यहाँ पे भी आप 160 के SL के साथ आपकी जो पोजीशन है उसको आप मेंटेन करके चल सकते हो, होल्ड करके चल सकते हो। ऊपरी लेवल में 186 और 186 जैसे ही क्रॉस होगा 200 तक के लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। और IOC में मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि ये स्टॉक में आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे SIP भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया डिविडेंड पेइंग स्टॉक है।
सो एक अच्छी खासी डिविडेंड इनकम भी आपको लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको दे सकता है। सो ये दोनों नजरिए मेरी ओर से है। ठीक है, तो ये है नजरिया आपके स्टॉक पर आपको मिलता हुआ। चलिए अगले कॉलर को जोड़ते हैं। सोहन सिंह साहब हमारे साथ अहमदाबाद गुजरात से जुड़ चुके हैं। सोहन नमस्कार, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। हेलो जी जी सोहन, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कीजिए, वरना आप सुन नहीं पाएंगे। जी अब पूछिए। 2650 के समथिंग। बीएसई लिमिटेड ना? हाँ सर। ठीक है, चलिए लक्ष्मीकांत जी, बीएसई लिमिटेड 2650 की इनकी बाइंग है, इनके भाव से ऊपर है। अगर हम बीएसई लिमिटेड के एक महीने के ट्रेंड्स को देखें तो अब तक 23.25% से ज़्यादा की तेज़ी हम देख चुके हैं। एक तरह से बेहतर चुनाव रहा है अगर हम देखें स्टॉक को जिन लेवल पे इन्होंने ख़रीदारी की है। बीएसई लिमिटेड आप सभी के रडार पे भी रहता है और इसमें आमतौर पर हम पॉजिटिव ट्रेंड्स ही देखते हैं। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी लगभग 6% ऊपर गया है और आज भी 0.25% की तेज़ी हम देख पा रहे हैं। 2650 की खरीदारी को ध्यान में रखते हुए आगे और कितना चलने की उम्मीद है? लगता है लक्ष्मीकांत जी से हमारा संपर्क टूट गया है। लक्ष्मीकांत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज आ रहा है आपका? जी जी, बताएं बीएसई लिमिटेड पे क्या राय बन रही है आपकी? बीएसई लिमिटेड में रिसेंटली कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है और ये अभी सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश ही नजर आ रहा है बीएसई लिमिटेड में। यहाँ से स्टॉक 2900 के लेवल्स को टच कर सकता है और अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दे सकता है स्टॉक में आने वाले समय में, जब तक ये 2520 के ऊपर सस्टेन करता है। सो जैसे स्टॉक 2900 के लेवल्स को टच करता है वहां के और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 3140 के लेवल्स भी दिखाई दे रहे हैं। सो ओवरऑल सेंटिमेंट बुलिश है इस स्टॉक में, इनको बने रहने की सलाह रहेगी। जी बिल्कुल, बने रहने की सलाह बीएसई पर लक्ष्मीकांत जी के तरफ से। तो इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे इस सेगमेंट में। दोनों गेस्ट का हम शुक्रिया करेंगे, लेकिन एक झट से डिस्क्लोजर ले लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपसे सबसे पहले डिस्क्लोजर लेते हैं। यह जो भी यहाँ पे सलाह दी गई है उसमें मेरा कोई पर्सनल ट्रेड नहीं है, हालांकि मेरे कंपनी का ट्रेड हो सकता है। जी बिल्कुल। कुणाल जी, आप बताएं। कल मैंने 2 स्टॉक रिकमेंड किए हैं नए। यस बैंक मैंने खरीदारी करने के लिए कहा था। यस बैंक में मेरा पर्सनल होल्डिंग है फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। एक और स्टॉक की मैंने बात की थी आईओसी में भी मेरा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्डिंग है। बाकी कोई भी स्टॉक में मेरा होल्डिंग नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल प्रशांत जी और मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन ब्रेक के बाद देखना मत भूलिए।